रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, कल आप लोगों ने लास्ट जो हमारे 2 लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने स्केलेटन जो था उसको कंप्लीट पढ़ लिया हुआ है, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। और 206 जो स्केलेटन की बोन्स थी कंप्लीट, वो हमारी काउंटिंग भी पूरी हो गई थी। अगर किसी स्टूडेंट को इशू था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो आप लोग पूछ सकते हैं। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स वाला, क्योंकि हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं ना, और अब कैटेगरी जो ह्यूमंस की हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तो जॉइंट्स आपको पता है वो भी मूव करवाते हैं। जॉइंट्स से ही हमारी जो बोन्स हैं वो मुड़ती हैं। जैसे आपकी टांग कहीं और से नहीं मुड़ेगी, जहाँ पे उसके जोड़ है, जैसे कि जो घुटने वाला जोड़ है वहाँ से मुड़ेगी। इसी तरह से हमारे बाजू जो हैं वो सिर्फ उस जगह से मुड़ेंगे जहाँ पे जोड़ है, जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट्स जो हैं वो बोन्स को फ्रीली मूव करवाते हैं। जॉइंट्स अकर वेयर बोन्स मीट, जहाँ पे 2 हड्डियाँ आपस में मिल रही होती हैं उस जगह पे जोड़ मौजूद होता है, जॉइंट वहाँ पे मौजूद होता है और वही उनको जोड़ रहा होता है। ठीक है, दे नॉट ओनली होल्ड आवर स्केलेटन टुगेदर बट आल्सो गिव इट्स द मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है हरकत। अब जॉइंट्स ना सिर्फ हमारे स्केलेटन को पकड़ के रखते हैं, उसको होल्ड करते हैं, स्केलेटन को जोड़े रखते हैं आपस में, बल्कि उसको स्केलेटन को जो मूवमेंट होती है स्केलेटन के दौरान, हमारा स्केलेटन जो है वो मूव करता है, जो वो भी जॉइंट्स की वजह से ही कर रहा होता है। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय देम इनटू 3 कैटेगरीज। अच्छा, यहाँ ये जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स की, ये मूवमेंट की बुनियाद पे आप अगर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज या डिफाइन या राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, तो आप लिखोगे इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, ये हमारी खोपड़ी में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे पेराइटल, ऑक्सीपिटल और ये वो बोन्स आपने पढ़ी थी, टेम्पोरल बोन्स वगैरह, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जो बिल्कुल मामूली सा मूव करते हैं। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, मूवमेंट की बुनियाद पे जो जॉइंट्स हैं उनकी 3 टाइप्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप। फ्रीली वाले जो लास्ट वाले हैं, थर्ड वाले, वो 2 टाइप्स के हैं, उनकी मजीद आगे से 2 टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट हम लोगों ने पहले पढ़ा, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो सिर्फ जो हर तरफ मूव करवा सकता है। ठीक है, ऐसा जोड़ जैसे कि अपने बाजू का कंधे का, आप एक बाजू जो है उसको कंधे वाली जगह से हिला के देखें, वो हर तरफ घूम जाएगी। आप अपनी बाजू को गोल चक्कर में घुमा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अपनी टांग को जो हिप जॉइंट है उस वाली जगह से आप गोल घुमा सकते हैं। ठीक है, यानी हर तरफ मुख्तलिफ तरफों को घुमा सकते हैं, जबकि आपकी जो कोनी है उसको आप हर तरफ नहीं घुमा सकते। ठीक है, वो सिर्फ ऊपर नीचे, ये कोनी वाला जो जोड़ है, तो ऐसा जॉइंट जो सिर्फ ऊपर और नीचे घुमाता है वो हिंज जॉइंट कहलाता है, और जो हर डायरेक्शन में घुमा सकता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे जॉइंट्स की दी हुई है, एक तो मूवमेंट की बुनियाद पे जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन और दूसरी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। मूवमेंट की बुनियाद पे हमने 3 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ ली हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स तो बिल्कुल थोड़ा सा मूव करते हैं, और तीसरी वाली जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जो जॉइंट्स हैं उनकी टाइप्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फाइब्रस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स are held together by short collagen fibers embedded in connective tissue. These joints are present in skull. They fix teeth into the jaws. फाइब्रस जॉइंट्स, उनका स्ट्रक्चर फाइबर टाइप का होगा, और ये जॉइंट हमारे जो टीथ हैं, ऐसे जोड़ जो हमारे दांतों को हमारे जबड़ों में फिक्स करते हैं, वो कौन सी टाइप के जॉइंट्स हैं? फाइब्रस जॉइंट्स हैं। उसके बाद है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स अलाउ लिटल और नो मूवमेंट। ठीक है, थोड़ी बहुत मूवमेंट करवा देते हैं या फिर बिल्कुल मूवमेंट नहीं करवाते। हाईलाइन कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। ठीक है, जो बोन्स ग्रो कर रही होती हैं उनके दरमियान में हाईलाइन कार्टिलेज होती है, वो कार्टिलेजनस जॉइंट्स होगी। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्रा एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ पेल्विस। ठीक है, वहाँ पे जो होगा जॉइंट वो कार्टिलेजनस जॉइंट है, जहाँ पे कॉक्सल बोन्स मिल रही होती हैं पेल्विस के सामने, जहाँ पे कॉक्सल बोन्स मिल रही होती हैं, 2 कॉक्सल बोन्स जो हमने पढ़ी थी, वो दोनों कॉक्सल बोन्स जहाँ पे जुड़ी होती हैं उनके दरमियान में जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजनस जॉइंट। उसके बाद थर्ड जो है, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे भी जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं, मूवमेंट की बुनियाद पे भी जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं। अब जो थर्ड टाइप है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे वो है साइनोवियल जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स कंटेन्स अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड
एंड आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग जॉइंट्स। ये मूविंग जॉइंट्स के दरमियान में साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और इनके दरमियान में एक फ्लूइड फील्ड, इन जॉइंट्स में, इन जोड़ों में एक पानी से भरी हुई थैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को जब मूव कर रहे हो, जो जोड़ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फ्रिक्शन, रगड़ लगने से उनको आपस में बचाते हैं। अगर जॉइंट जो है उनके दरमियान अंदर साइनोवियल जॉइंट्स ना हो, फ्लूइड फील्ड कैविटी ना हो, तो आपको पता है हड्डियाँ आपस में रगड़ कर खानी शुरू हो जाएँ तो वो क्या होंगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ठीक है। दिस जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल एंड द इनर लेयर ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस जॉइंट को घेरा होता है, बाहर एक लेयर होती है इस जॉइंट के बाहर, इस जोड़ का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक लेयर होती है जिसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल, और उसके अंदर वाली साइड पे एक लेयर होती है जिसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। सम पार्ट्स ऑफ द कैप्सूल में बी मॉडिफाइड टू फॉर्म डिस्टिंक्ट लिगामेंट होल्डिंग बोन्स टुगेदर। लिगामेंट्स जो हैं वो बोन्स को जोड़ के रखते हैं। अच्छा ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट अलाउड साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। साइनोवियल जॉइंट्स दो टाइप्स के हैं, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट्स जो हैं वो है जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको पढ़ा था, जैसे दरवाज़ा है उसको हम सिर्फ आगे बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ, यानी दो तरफ हम मूव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। उसको बिल्कुल बैक पे आप नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल बैक पे भी ले जाओगे तो वो भी दो ही डायरेक्शन बनेगी, या तो उसको स्ट्रेट आप बिल्कुल सीधा कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, या बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में कर सकते हो। ये दो डायरेक्शन में कर सकते हो, और आप उसको ऊपर वाले पोर्शन नीचे को नहीं ला सकते, नीचे वाले को ऊपर को नहीं ले जा सकते। तो टू डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो कहलाती है हिंज जॉइंट। जैसा कि एल्बो एंड नी, घुटने का और कोहनी का, घुटने के नीचे वाली टांग, उसको आप दो डायरेक्शंस में लेके जा सकते हो, ठीक है। और जो एल्बो है, कोनी, कोनी के नीचे वाला जो बाजू है हाथ की तरफ वाला, ठीक है, घुटने के नीचे पाँव की तरफ वाली जो टांग है वो वाला, तो घुटने का जॉइंट और कोनी का जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है, वो सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। एट दीज जॉइंट्स पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट्स। वन एंड ऑफ ईच मसल द ओरिजिन इज फिक्स्ड टू द इमूवेबल बोन ऑन वन साइड ऑफ द जॉइंट एंड अदर एंड ऑफ द मसल इंसर्शन। अच्छा, बोन का एक एंड ओरिजिन होता है, वो फिक्स होता है, दूसरा एंड जो है वो क्या कहलाता है, इंसर्शन, और वो मूव कर रहा होता है, वो जोड़ को, जोड़ वाली जगह से मूव करवा रहा होता है। मसल जो है, द ईच मसल, वन एंड ऑफ द ईच मसल origin is fixed to the immovable bone and one on one side of joint and the other end of the muscle इंसर्शन इज अटैच्ड टू द फार साइड ऑफ द जॉइंट, ठीक है। इंसर्शन जो है वो मसल का वो पार्ट है जो मूव करेगा, और ओरिजिन वो पार्ट है जहाँ से वो निकल रहा है। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन, ठीक है। हिंज जॉइंट में सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सेवरल डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। सच जॉइंट्स हैव एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा हाँ ठीक है। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। अब हमारे स्केलेटन में कहीं ना कहीं कोई मसले भी हो सकते हैं, ठीक है। आप खुदा ना खासा अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है तो वो भी डिफॉर्मिटी हो गई है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया जिसकी वजह से कई लोगों का आपने देखा है कि जब बुढ़ापे में जाते जाते वो बिल्कुल झुक जाते हैं, यानी उनके स्केलेटन में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो उनको बिल्कुल सीधा खड़ा रख सके, ठीक है। वैसे तो मोस्टली नॉर्मली आपको पता है हम लोग सीधे जो खड़े होते हैं वो अपने स्केलेटन की वजह से खड़े होते हैं कि हमारा स्केलेटन हमें सीधा रखता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। तो स्केलेटन में कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिकली स्केलेटन में आपने देखा है उनकी लेग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या उनकी टांग में कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो वो स्केलेटन की डिफॉर्मिटी है। अगर स्केलेटन में डिफॉर्मिटी का मतलब उसमें कोई ना कोई मसला है, कोई इशू है, कोई ख़राबी है। डिफॉर्मिटी बेसिकली ख़राबी होती है, ठीक है। तो अगर स्केलेटन में कोई ख़राबी हो जाती है तो बॉडी का अपराइट पोस्चर जो है, अपराइट पोजीशन जो है वो कायम नहीं रह सकता, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन स्पोर्ट्स एन अपराइट बॉडी। समटाइम्स आवर स्केलेटन सिस्टम बोन्स आर वीक and results in deformations. The causes of deformations are variable. Deformations वो ख़राबी जो skeletal system में होती हैं उसकी मुख्तलिफ causes होती हैं। अभी हम तीन टाइप्स की पढ़ेंगे, जेनेटिक causes, हार्मोनल causes
और न्यूट्रिशनल काजेज़, ठीक है, न्यूट्रिशनल काजेज़ जो हैं इनकी वजह से भी उसमें डिफॉर्मिटीज़ होती हैं स्केलेटन में। जेनेटिक काजेज़ कौन कौन सी हैं? क्लेफ्ट पैलेट, कुछ लोगों का आपने देखा होगा, या अगर नहीं भी देखा तो ऐसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनका तालू जो है वो ऊपर को चिपका होता है। क्लेफ्ट पैलेट वो कंडीशन कहते हैं इन विच पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन फेल टू फ्यूज़, यानी पैलेटाइन और मैग्जिला की बोन्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाती, ठीक है। वैसे नॉर्मली वो फ्यूज़ होती हैं, जबकि इस कंडीशन में क्लेफ्ट पैलेट ऐसी कंडीशन है जिसमें मैग्जिला और पैलेटाइन बोन्स, मैग्जिला जो जबड़े की हड्डी है और पैलेटाइन आपको पड़ा था नाक के पास तालू के करीब वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, ये जो दो बोन्स हैं ये आपस में फ्यूज़ नहीं हो सकती। द परसिस्टेंट ओपनिंग बिटवीन ओरल एंड नेज़ल कैविटी इंटरफेयर्स विथ सकिंग, जब कोई चीज़ सक करके, ऐसे पर्सनस जिनके अंदर क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम है, उन्होंने जब कोई चीज़ सक करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जानी हो तो क्या होगा कि ओरल मुंह वाली कैविटी और नेज़ल नाक वाली कैविटी वो आपस में जो है वो मिक्सिंग होती रहती है, यानी अगर कोई चीज़ चूस के मुंह के अंदर वो लेके जाएंगे तो उनके नाक में भी जा सकती है क्लेफ्ट पैलेट कंडीशन वाले पेशेंट्स को। इट कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स काजिंग एस्पायरेशन निमोनिया, और अगर खुदा न खास्ता ऐसे जो पेशेंट्स हैं क्लेफ्ट पैलेट वाले वो खुराक खाते खाते उनकी नाक में चली जाए और नाक के ज़रिए उनके लंग्स तक पहुंच जाए, ठीक है, तो उनको एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। लंग्स में तो खुराक आपको पता है वो फंस जाएगी, वहाँ पे तो वो तो हवा जो है उसको बाहर और अंदर की तरफ खींचते हैं हवा को, ठीक है, लंग्स जो है, तो वो तो खुराक के टुकड़े को, लंग्स बने ही नहीं है खुराक के टुकड़े को प्रोसेस करने के लिए, तो इस वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? एस्पायरेशन निमोनिया की कंडीशन हो जाएगी। तो क्लेफ्ट पैलेट पहली जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, जेनेटिक काज है स्केलेटल डिफॉर्मिटी का। उसके बाद है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली कुछ इंडिविजुअल्स बोर्न होते हैं स्मॉल स्कल के साथ, उनकी जो खोपड़ी का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल स्कल वाले, ठीक है, तो ये भी एक जेनेटिक डिफॉर्मिटी है। आर्थराइटस जोड़ों के मसले हैं, वो भी ख़ानदानों में चलते हैं। एक ख़ानदान में जोड़ों का मसला है तो उनकी अगली से अगली नस्लों तक वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो ऐसा आर्थराइटस जो जेनेटिकली माँ से उनके बच्चों में या बाप से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है तो वो जेनेटिक डिफॉर्मिटी, जेनेटिक काज बन जाएगा उसकी स्केलेटल की डिफॉर्मिटी का, ठीक है। तकरीबन 100 टाइप के आर्थराइटस आपकी बुक में लिखा हुआ है जो जेनेटिक काजेज़ की वजह से होते हैं और जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आर्थराइटस आपको पता है जोड़ों का दर्द होता है, अगर जोड़ों में दर्द है तो प्रॉपरली बंदा उस जगह से सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जोड़ों को पकड़ के चलना पड़ता है या बहुत मुश्किल होती है, किसी चीज़ का सहारा लेके चलना पड़ता है अगर जोड़ों में दर्द वगैरह हो तो। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस विच इज़ अ डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ काज्ड बाय। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक और क्रोनिक बीमारी आर्थराइटिस की है जो कि जोड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये भी एक जेनेटिक टाइप है आर्थराइटिस, ठीक है, उन 100 में से एक है। उसके बाद हार्मोनल काजेज़, ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों का बुरना, यानी हड्डियों के अंदर हड्डियों में इतनी मजबूती ना रहना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ख़ासतौर पे जो एजड वुमेन है, जैसे जैसे औरतें बूढ़ी होती हैं तो क्या होता है उनकी हड्डियों में उतनी ताकत और जान नहीं रहती, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला हो जाता है। इज़ अ डिजीज़ इन विच बोन, ये हार्मोनल काज है, बोन रीजॉर्प्शन outpaces bone deposit. In this case, bone mass is reduced and chemical composition of matrix remains normal. Osteoporosis mainly occurs in aged women, which is related to decreased estrogen level. और ये हार्मोनल ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है वो स्केलेटन में जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन का उसमें डिफॉर्मिटी ख़राबी पैदा करती है। ऑस्टियोपोरोसिस ख़राबी कैसे पैदा करती है? और ये हार्मोनल काज की वजह से होती है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि जैसे जैसे औरतों की उम्र बढ़ती है उनमें एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो औरत के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो उस एस्ट्रोजन हार्मोन की जैसे जैसे एज बढ़ती है किसी औरत की, एस्ट्रोजन हार्मोन की उसके अंदर कमी हो जाती है, ठीक है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाएगी। तो इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हार्मोनल काज है। अदर फैक्टर्स विच में कंट्रीब्यूट, अदर फैक्टर्स जो हैं दूसरे, एक तो एस्ट्रोजन लेवल की वजह होगी ऑस्टियोपोरोसिस होने की, और दूसरे फैक्टर जो है इनसफिशिएंट एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हुई, पुअर डाइट, खाना अच्छी तरह से नहीं खाया गया, डाइट जो है उसमें प्रोटीन और कैल्शियम कम ली गई हैं,
स्मोकिंग की गई है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT ऑफर्स बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर्स। थर्ड न्यूट्रिशनल काजेज, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है वो क्या होगा, न्यूट्रिशंस पूरे नहीं लिए गए, जिसकी वजह से हड्डियाँ प्रॉपर नहीं बनी या हड्डियों में कमज़ोरी आ गई है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशनल काजेज हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ के। ऑस्टियोमलेशिया सॉफ्ट बोन्स इंक्लूड्स नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच बोन रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स, क्योंकि खुराक पूरी नहीं ली गई। ठीक है, न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिले बॉडी को, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट बन गई हैं। इन दिस डिजीज़ कैल्शियम सॉल्ट्स आर नॉट डिपॉजिटेड एंड हैंस वंस बोन्स सॉफ्टन एंड वीक्स। कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर नहीं जा पाता न्यूट्रिशनल का डेफिशिएंसी में। फिर वेट बेयरिंग बोन्स जो होती हैं, जैसा कि लेग और पेल्विस की बोन्स, जिनके ऊपर बॉडी का वेट आना होता है, वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, बेंड एंड डिफॉर्म, अपनी शेप उनकी वो सही नहीं रहती और वो मुड़ जाती हैं। द मेन सिम्टम इज़ द पेन व्हेन वेट इज़ पुट ऑन इफेक्टेड बोन्स। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी को ये ऑस्टियोमलेशिया का मसला हो गया, किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं? क्योंकि जब वो खड़ा होगा तो उसकी टांगों पे दर्द महसूस होगा, उसकी टांगों में दर्द महसूस होगा, क्योंकि उसकी टांगों की जो हड्डियाँ हैं वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि ऊपर वाली बॉडी का वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, रिकेट्स बच्चों में जो कई बच्चे जो जिनको प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं मिलती। आपने देखा होगा अफ्रीका और एशिया के कहद वाले इलाके जहाँ पे कहद पड़ जाता है, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी टांगें बहुत पतली पतली और मुड़ी मुड़ी होती हैं। ठीक है, बोर्ड लेग जिसको कहते हैं, वो डिफॉर्म, उनका पेल्विस प्रॉपर बन नहीं सकता, उनका टेढ़ा मटेढ़ा पेल्विस बनता है। ठीक है, तो वो रिकेट्स की बीमारी बच्चों में अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाए तो उनको रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। इट इज़ काज्ड बाय, ये बीमारी होती किस वजह से है? कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है खुराक में, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है बच्चों को। तो ये अक्सर जो है फोर्टिफाइड मिल्क लेके जिसमें विटामिन डी हो, और इसके अलावा सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को रखें ताकि सनलाइट से विटामिन डी मिल सके, तो इस मसले को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिस्क स्लिप्स, स्पॉन्डिलोसिस, और ये हम लोग कल पढ़ेंगे। शियाटिका, आर्थराइटिस, रिपेयर ऑफ बोन्स, ये हमारे कल वाले लेक्चर में होगा। आज का हमारा लेक्चर जो है स्टूडेंट्स ये कंप्लीट होता है। यहाँ तक जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ तक आप लोगों ने, न्यूट्रिशनल काजेज़ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से लेसन को तैयार करना है।